हेलो स्टूडेंट्स, आप सब ने बाहुबली मूवी में माहिष्मती साम्राज्य का नाम तो सुना ही होगा। कैसा हो यदि मैं आपसे कहूं कि माहिष्मती दक्षिण का कोई साम्राज्य नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ही कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करती थी। और इस वंश के नायक जो थे वो अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली नहीं थे बल्कि गंगेदेव और लक्ष्मीकर्ण जैसे महान रूलर्स थे। तो चलिए विस्तार में पढ़ते हैं आज हम कलचुरी डायनेस्टी के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं दैट दिस इज लेक्चर फिफ्थ ऑफ दिस सीरीज ऑन एमपी डायनेस्टीज। एमपी डायनेस्टीज की सीरीज में पांचवा लेक्चर है ये। यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ प्रेप वैली एमपीपीएससी। प्ले स्टोर पर भी हमारा ऐप जो है वो प्रेप वैली के नाम से अवेलेबल है। स्पेस प्रेप और वैली के बीच में नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम आपको कुछ फ्री स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट एमपी डायनेस्टीज का ही एक पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास में पीडीएफ है तो आपको फिर खास नोट्स बनाने की कुछ खास जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। दे आर वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड दे आर वेरी एग्जाम ओरिएंटेड। उसके अलावा जो अपकमिंग कोर्सेस हैं उसकी जानकारी भी आपको प्रेपली ऐप में यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए कल्चरल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कुछ ब्रांचेस जो हैं वो देख लें। इसकी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस डायनेस्टी की, फिर वो चाहे माहिष्मती ब्रांच हो या त्रिपुरी ब्रांच हो। उसके अलावा भी आपको बहुत सी ब्रांचेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि सरयू पार ब्रांच आपको आपको देखने को मिलेगी, रत्नपुरा ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, कल्याणी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। और ये सारे नाम जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। हो सकता है कि 2 मार्कर में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। और एक जो क्वेश्चन हो सकता है वो डायरेक्टली ये हो सकता है कि नेम द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द कल्चरल डायनेस्टी। तो आपको यहाँ पर ये नाम जो है वो लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा आप देखें कि जो सबसे प्राचीन ब्रांच है, जो ओरिजिनल ब्रांच मानी जाती है, जहां से उत्पत्ति मानी जाती है इस वंश की, वो है माहिष्मती ब्रांच। और उसके अलावा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है एक्सपांशन वाइज या स्थापत्य कला वाइज, या आप ओवरऑल जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो यदि देखें तो वो सबसे ज्यादा त्रिपुरी ब्रांच का माना जाता है। और यही दो ब्रांचेस जो हैं वो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यही दो ब्रांचेस जो हैं वो एमपी से ओरिजिन रखती थी और इसीलिए एमपीपीएससी में इन्हीं के पूछे जाने की संभावना है। बाकी जो ब्रांचेस हैं उसमें आपको डिटेल में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं अबाउट द थ्योरीज ऑफ जेनेसिस ऑफ कल्चरीज या कल्चरियों के उत्पत्ति पर जो मुख्य यहाँ पर धारणाएं हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैथोलॉजिकल थ्योरीज हैं बहुत सारी, क्योंकि कल्चरियों के पहले एक और वंश रहा है जिसकी राजधानी महेश्मती हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ हेहेय वंश की। हेहेय वंश वही हेहेय वंश जिससे संबंध था कार्तिवीर्य अर्जुन या सहस्त्रार्जुन का। तो कल्चरीज जो हैं और लेटर कल्चरीज, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्डिंग्स का, लेटर कल्चरीज जो हैं, जो बाद के कल्चरी हैं, जो कल्चरीज ऑफ त्रिपुरी हैं, नॉट द कल्चरीज ऑफ माहिष्मती, जो त्रिपुरी के कल्चरी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा ओरिजिन उसी डायनेस्टी से है ना। मतलब कि जो हेहे वंश था, जो अल्टीमेटली चंद्रकुल का मानता था अपने आप को, वो वंश जिसके यहाँ पर जो रूलर थे, जो एपिक फाइटर थे, वो थे कार्तिवीर्य अर्जुन या सहस्त्रार्जुन। तो इन्होंने अपना ओरिजिन जो है वो इस डायनेस्टी से लिंक किया है। और इसीलिए ये कुछ इंस्क्रिप्शंस में सोमवंशी या हेहेय वंशी भी कहलाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप याद कर लें। हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको ओरिजिन बताना है, राइट अबाउट द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ हेहेय डायनेस्टी। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि चंदेलों, जो चंदेल इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं इनके कंटेम्प्रेरीज के, वहां पे इन्हें हे क्षत्रिय कहा जा रहा है। तो ये एक और थ्योरी जो है वो हो जाती है कि यहाँ पर इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय जो है वो प्रोक्लेम जो है वो कर लिया है। तो क्षत्रिय ओरिजिन जो है वो भी आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि चंदेलों के इंस्क्रिप्शंस में इन्हें हे क्षत्रिय कहा गया है। और सेम ओरिजिन जो है वो आपको पुराणों में भी देखने को मिलेगा।
क्योंकि ये वही समय है लगभग जिस समय पे पुराण जो है वो यहाँ पर कंक्रीट हो रहे थे। उसके अलावा एक और चीज जो मैंने आपको कहा था कि नोट करिए कि मैं लेटर कल्चरीज की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर माहिष्मती के कल्चरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माहिष्मती के कल्चरीज ने कभी भी अपने आप को हे डायनेस्टी से लिंक नहीं किया, राइट। तो ये चीज जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओरिजिन की थ्योरीज में जब हम बात करेंगे और जब हम मैथोलॉजिकल ओरिजिन की बात करेंगे या इंडियन ओरिजिन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या चीज जरूरी हो जाएगी। सबसे पहली चीज यहाँ पर हे ओरिजिन होगा। उसके अलावा लूनर ओरिजिन जो है वो भी आप मान सकते हैं, क्योंकि आपको ये अपने आप को चंद्रवंशी या सोमवंशी कह रहे हैं। और उसके अलावा क्षत्रिय ओरिजिन जो है वो भी आप यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि इनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वहां पे आपको क्षत्रिय ओरिजिन जो है उसकी थ्योरीज भी देखने को मिलती हैं। इन्हें यहाँ पर हे क्षत्रिय कहा गया है, मतलब कि हे वंश से भी जोड़ दिया, और क्षत्रिय वंश जो है मतलब इन जो यहाँ पर वर्ण सिस्टम में जो क्षत्रिय हैं उनसे भी जोड़ दिया। उसके अलावा एक और थ्योरी है, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी है, हालांकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो, पर आप देखेंगे कि कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा उन्हें टर्किश ओरिजिन का भी बताया जाएगा, राइट। कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा ये भी कहा जाएगा कि ये शक, यवन यानी कि जो ग्रीक्स थे, और कश जो थे, तो इनके साथ में ही ये लोग भी भारत आए थे, राइट। तो सम स्कॉलर्स सजेस्ट अ फॉरेन ओरिजिन कनेक्टिंग कल्चरीज विद शक, यवन एंड कश। उसके अलावा भंडारकर और बागची ये दो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने यहाँ पर इनके टर्किश रूट्स पर जोर डालने की कोशिश की है। उनका ऐसा मानना है कि पृथ्वी देव प्रथम जो है उनके इंस्क्रिप्शन से ये मालूम होता है या ये हिंट मिलता है कि ये टर्किश लिनिएज के भी हो सकते हैं, राइट। तो दीज वर द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, ये थे उत्पत्ति की जो मुख्य धारणाएं हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस डायनेस्टी। तो जब हम जानकारी के स्रोत की बात करते हैं जिस पर एक सन मार्कर भी आ सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेनली दो टाइप ऑफ सोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो कुछ सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बिल्हारी इंस्क्रिप्शन है, छोटी देवरी का इंस्क्रिप्शन है, कारितलाई इंस्क्रिप्शन है, राइट। बनारस का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, तो ये आपको कुछ इंस्क्रिप्शन जो हैं वो याद करने हैं। उसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज जो हैं, तो लिटरेरी सोर्सेस लिखना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी भी है, जैसे कि राजशेखर जो हैं वो किसके कोर्ट में रहे हैं, पहले प्रतिहार में थे और फिर सर युवराज देव प्रथम के कोर्ट में आ गए थे। युवराज देव जो कल्चरली रूलर थे उनके कोर्ट में भी राजशेखर ने यहाँ पर सर्व किया है। तो ऑब्वियसली राजशेखर की जो रचनाएं हैं वो हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। त्रिपुरीज के जो कल्चरी हैं उनके कंटेम्प्रेरी आपको परमार देखने को मिलेंगे, प्रतिहार देखने को मिलेंगे, तो परमार की इंफॉर्मेशन जहां से मिल रही है वो भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, जैसे कि प्रबंधन चिंतामणि जो है मेरुतुंग की, उसे आप यहाँ पर भी यूज करेंगे एज अ सोर्स। सो दिस वे आप यहाँ पर थोड़ा क्रिएटिवली दिमाग लगा के ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे मेन सोर्सेस हैं। बिल्हारी इंस्क्रिप्शन बाय युवराज देव टू, सागर इंस्क्रिप्शन है शंकरगढ़ का, बनारस और रीवा इंस्क्रिप्शन है लक्ष्मीकर्ण का, कारितला इंस्क्रिप्शन है कटनी में लक्ष्मण द्वितीय का, सारनाथ अभिलेख है और मुकुंदपुर अभिलेख है गंगे देव का। उसके अलावा खैरा और जबलपुर के इंस्क्रिप्शन है यशकर्ण के। एंड देन फाइनली छोटी देवरी पिलर इंस्क्रिप्शन बाय शंकरगढ़। इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, राइट। I don't want to waste your time by simply elaborating these instructions in detail. So just learn them, simply इनको याद करना है, right? और आपको 7 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। लिटरेरी सोर्सेस मैंने जैसे कि बताया कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि राजशेखर ने सर्व किया है ना इनके कोर्ट में, तो विद्याशाल भंजिका यहाँ पर हम इसको सोर्स पे लिख सकते हैं। हमने पहले भी लिए, जब हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में लिख रहे थे तब भी हमने विद्याशाल भंजिका को कोट किया था। काव्य मीमांसा है सोर्स। प्रबंधन चिंतामणि है मेरुतुंग की, मैंने इसकी भी बात करी है। विक्रमांक देव चरित है बिल्हन की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर देव, राइट। उसके अलावा द्वाश्रय काव्य बाय हेमचंद्र, तारीख ए बैहाकी, ये भी एक सोर्स है। और परिजात मंजरी, ये भी एक सोर्स है, राइट। तो परिजात मंजरी, तारीख ए बैहाकी, द्वाश्रय काव्य, कीर्ति कौमुदी, विक्रमांक देव चरित, प्रबंधन चिंतामणि, विद्याशाल भंजिका और काव्य मीमांसा, दीज आर द लिटरेरी सोर्सेस। एंड देन बिल्हारी, सागर, बनारस, रीवा, कारीतलाई, सारनाथ, खैरा, जबलपुर और छोटी देवरी, ये सोर्सेस हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये वो सोर्सेस हैं जहां से हमें जानकारी मिलती है
इस वंश के बारे में कि भाई कब किसने कहाँ पे अटैक किया, कब किसने एक्सपांशन किया, किसने कौन सा मंदिर बनवाया, ये सारी जानकारी जो है ये हमें इन्हीं अभिलेखों से, इन्हीं लिटरेरी सोर्सेस से मिलती है। तो बिना किसी विलंब के अब हम आ जाते हैं अबाउट द माहिष्मती ब्रांच ऑफ कल्चरीज। अब माहिष्मती जो है वो ओरिजिनल ब्रांच है, राइट, मतलब कि जो इनिशियल ब्रांच है जहां से उत्पत्ति मानी जाती है वो है माहेश्वरी ब्रांच, जो कि महेश्वर के आसपास आपको सेंटर्ड जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो ये पेनिनसुलर इंडिया का जो रीजन है, राइट, यहाँ पे समवेयर हियर इज एमपी एंड दिस इज द रीजन जहाँ पे आपको महेशमती ब्रांच का रूल जो है वो देखने को मिलेगा। ये ऑब्वियसली वेरिएबल रहा है, आगे पीछे ये होता रहेगा, राइट। फॉर सम, कुछ लोग कहते हैं कि ये और ज्यादा महाराष्ट्र का जो साउदर्न रीजन है वहां तक भी जाता था, बट रफली आप देखेंगे कि महेशमती या महेश्वर का जो रीजन है उसको आप सेंटर पकड़ के आसपास का रीजन जो है इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो वो आप मानेंगे कि साउदर्न मालवा, ओके, साउथ मध्य प्रदेश, some regions of Gujarat and Maharashtra. This will be the territory of the Mahishmati के culture, right? Of the cultures of Mahishmati. उसके अलावा रूलर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है इस वंश के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, क्योंकि बहुत छोटा है, राइट। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है भी नहीं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ले देके तीन रूलर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कृष्णराज, शंकरगण और बुद्धराज, राइट। उसके अलावा हम कोई चौथे रूलर के बारे में यहाँ पर बात नहीं करने वाले, ओके। तो इन्हें अर्ली कल्चरीज भी कहा जाता है। छठवीं से 7वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहेगा। अर्लीस्ट रूलर है यहाँ पर कृष्णराज। अब कृष्णराज जो है वो फाउंडर नहीं कहा जा रहा है, अर्लीस्ट रूलर कहा जा रहा है, ये आदि पुरुष है इस वंश के, राइट। ही इज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। टेरिटरी आप देखेंगे तो साउदर्न एमपी है, मैं बात कर ही चुका हूँ, महाराष्ट्र और गुजरात का रीजन है। और की लोकेशंस महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंधाता और मंडला। तो मंडला तक भी जा रहा है ये, अगर मंडला तक ये जा रहा है तो समवेयर आपको यहाँ तक ये ले जाना पड़ेगा, थोड़ा और स्ट्रेच जो है वो आप कर सकते हो। देखिए, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा कोई मैप जो है वो यहाँ पर माहिष्मती की जो ब्रांच है उसके द्वारा तो रिलीज नहीं किया गया था, राइट। हिस्ट्री की बुक्स में भी आपको ऐसा कोई मैप नहीं मिलेगा। बट ये मैप हम बना किस आधार पर रहे हैं, देखो मैप बनाने से नंबर तो मिलते हैं, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैप बनाने से नंबर तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, एग्जामिनर के ऊपर कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन जो है वो जाएगा। बट यहाँ से ही तो हम इस मैप को बना रहे हैं, जो ये लिखा हुआ है साउदर्न एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंधाता और मंडला, तो इस हिसाब से ये मैप बन गया ना। तो इस तरीके से ही आपको भी थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, हर चीज, हर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हो सकता है बुक में ना मिले, कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिराइव करनी है, प्रोसेस करनी है, राइट। और उस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग में इसे एनहेंस कर सकते हैं। मैंने तो आपको रफली एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया, बट आप खुद भी ये यूज कर सकते हो, राइट। आप अपने आंसर्स में छोटा सा मैप जो है वो बना देंगे, तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा आपका आंसर, राइट। देन टॉक अबाउट द कैपिटल, तो कैपिटल की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि माहिष्मती जो थी ये थी कैपिटल, और एस्टेब्लिश इसे किया गया था अराउंड 417 एडी बाय महाराजा सुबंधु। तो महाराज सुबंधु करके कोई यहाँ पर शासक हुए हैं, उनके द्वारा माहिष्मती जो है वो कैपिटल बनाई गई थी। इंडिपेंडेंस माना जाता है कि महाराजा संगम सिंह, महाराजा महाराजा संगम सिंह एक और नाम है जो आपको याद करना है, उनके द्वारा इस ब्रांच को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवाया गया था बाय द ट्रैकुटास, ठीक है। तो ट्रैकुट वंश था एक, उससे यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है वो उन्होंने प्राप्त करी थी बाय द कल्चरल डायनेस्टी ऑफ माहिष्मती, और उसके बाद इंडिपेंडेंट रूल इन्होंने किया है इन दिस रीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। इंडिपेंडेंट जो रूलर्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो कृष्णराज 550 से 575 एडी का इनका कार्यकाल रहेगा कृष्णराज का, और प्रथम ज्ञात शासक हैं ये इस वंश के। इनके द्वारा, कुछ लोगों के अनुसार इनके द्वारा भी महेशमती को कैपिटल जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो कुछ फैक्ट्स को लेकर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी जो है वो भी देखने को मिलेगी, बट मैंने आपको दोनों फैक्ट्स बता दिए गए हैं, तो मेरे द्वारा आपको दोनों फैक्ट जो है वो बता दिए गए हैं, सो दैट प्रीलिम्स में यदि क्वेश्चन आए तो वहां पर गलत नहीं होना चाहिए, राइट। एंड डोंट वरी, प्रीलिम्स में यदि दो ऑप्शंस आते हैं तो फिर या तो वो डिलीट हो जाएगा या फिर मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो एमपीएससी दे देता है, राइट।
तो फर्स्ट नोन रूलर लाइकली एस्टेब्लिश्ड महिष्मति एज कैपिटल। राइज टू पावर यदि हम देखें तो राइज टू पावर होगा फॉलोइंग द डेथ ऑफ यशोधर्मन, क्योंकि यशोधर्मन को हम देखते हैं तो यशोधर्मन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उन्होंने तो गंगा तक यहाँ पर बाउंड्री जो है वो शिफ्ट कर दी थी। कुछ लोगों के द्वारा तो ये भी कहा जा रहा था कि यशोधर्मन जो है वो ब्रह्मपुत्र तक उनके फ्यूडिटरीज जो थे वो चले गए थे। सो दिस वे जैसे ही यशोधर्मन का डिक्लाइन होता है ना, वाकटर जो वंश था उसका डिक्लाइन होता है, मैत्रिक जो थे वल्लभी के उनका डिक्लाइन होता है, तो यहाँ पर राइज होगा ऑफ द कल्चुरी डायनेस्टी। टेरिटोरियल एक्सपांशन एरिया में देखें तो इन्होंने मालवा इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर गुजरात, कोंकण, विदर्भ एंड सम अदर रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, तो ये भी इनके द्वारा फिर रूल किया गया है, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कृष्णराज का रोल जो है वो ऐसा रहा है। कुछ कॉइन्स जो हैं वो इनके द्वारा रिलीज किए गए हैं, कॉइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णराज के। कॉइनेज की जब हम बात करते हैं तो ही मिंटेड सिल्वर, कॉपर एंड लेड कॉइन्स, ये तीन धातुओं को उपयोग करके, है ना, चांदी, तांबा और शीशे से इनके जो सिक्के हैं वो इनके द्वारा बनवाए गए। और सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो काफी ज्यादा सर्कुलेशन में थे, खास तौर पे फ्रॉम राजस्थान टू अमरावती, राजस्थान से अमरावती के क्षेत्र में यहाँ पर इनके जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कॉइन का जो डिजाइन है कृष्णराज का, ये आप कॉइन देख पा रहे हैं, ये कृष्णराज का ही कॉइन है ये, राइट। ये भी कृष्णराज का ही कॉइन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे वाले हिस्से में कृष्णराज की जो फोटो है वो आपको देखने को मिलेगी। सामने की तरफ कृष्णराज का चित्र देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ नंदी, शिव का वाहन माना जाते हैं, और ब्राह्मी लिपि में उन्हें शिव का भक्त बताया गया, राइट। तो इस तरीके का डिजाइन हुआ करता था कृष्णराज के कॉइन का, कि आगे की तरफ उनकी स्वयं की जो छवि है वो है, और पीछे की तरफ नंदी की फोटो है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ब्राह्मी लिपि में ये बताया गया है कि कृष्णराज जो है वो कितने बड़े शिव भक्त हैं। ओके, रिलीजियस पैटर्न हम यहाँ से ही समझ सकते हैं कि शिव भक्त हैं वो तो पशुपति, जो एक फॉर्म ऑफ शिवा माना जाता है, उनके बहुत ज्यादा उपासक थे ये, उनकी बहुत ज्यादा पूजा करते थे ये। और माना जाता है कि एलिफेंटा और एलोरा की केव्स में कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं शिव के, वो भी इनके द्वारा कृष्णराज के द्वारा ही बनवाए गए। ओके, लीगेसी, तो लीगेसी ये देखेंगे आप कि कृष्णराज रूपक के नाम के सिक्के जो हैं वो आपको इनके बाद, इनके टेन्योर के खत्म होने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद 150 साल तक इनके कॉइन्स जो हैं वो आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे, जिनके नाम में आगे यहाँ पर कृष्णराज रूपक जो है वो लिखा हुआ रहेगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कृष्णराज। आई होप इट इज क्लियर। आप देखेंगे कि कृष्णराज ने कहीं ना कहीं माहिष्मती ब्रांच में एक स्टेबिलिटी दी, राइट। अर्लीस्ट नो रूलर तो है ही वो, माना जाता है कि उनके ही द्वारा माहिष्मती को कैपिटल जो है वो भी बनाया गया था। उसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने एक्सपांशन किया है काफी, विदर्भा का रीजन जो है वो कौन कर किया है, महाराष्ट्र के दूसरे रीजन जो है वो कौन कर किए हैं, राइट, गुजरात में कुछ रीजन जो है वो कौन कर किए हैं। तो इस तरीके से एक्सपांशन भी किया गया इनके द्वारा। इनके जो कॉइन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतनी जानकारी यदि आप लिख देते हैं तो इवन इफ इट इज आस्क्ड इन 7 मार्क वी विल बी एबल टू आंसर इट। ओके, मालवा, गुजरात, कोंकण, विदर्भ एंड सम अदर रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, दिस वाज द लीगेसी ऑफ कृष्णराज। अब हम बात करते हैं शंकरगण के बारे में। शंकरगण के नाम से आपको बहुत ज्यादा शासक जो है वो इस डायनेस्टी में देखने को मिलने वाले हैं। माहिष्मती ब्रांच में तो बहुत कम है, पर आगे जब हम कल्चुरी ब्रांच की बात करेंगे, ओके सॉरी, त्रिपुरी ब्रांच की बात करेंगे, तो वहां पर शंकरगण के नाम के आपको बहुत ज्यादा शासक जो है वो देखने मिलने वाले हैं। 575 से 600 एडी का इनका रूल रहेगा। कृष्णराज के पुत्र थे। इनके इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपको उज्जैन के रीजन में देखने को मिलते हैं। ही लाइकली वेज्ड द वॉर अगेंस्ट महासेन गुप्त। महासेन गुप्त एक मालवा के काफी प्रचलित शासक हुए हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था शंकरगण ने। उसके अलावा द 597 एडी, यहाँ पे एक अभुना इंस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभुना इंस्क्रिप्शन। उससे मालूम पड़ता है कि इन्होंने जो भूदान जो है वो किया था ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण्स को यहाँ पे भूमि का दान दिया था। और 597 एडी का इंस्क्रिप्शन है ये। ही वॉज डिस्क्राइब्ड as the lord of vast
टेरिटरी फ्रॉम वेस्टर्न ओशन टू ईस्टर्न ओशन। अब ये देखिए, ये दावा है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा क्लियरली बोल दूं कि कई बार आपको जो रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, भाई क्या बताया जा रहा है ये, वेस्टर्न ओशन टू ईस्टर्न ओशन, मतलब कि ये पूरा रीजन जो है ये इनके द्वारा रूल किया जा रहा था। ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति होती है, और ये यूलॉजी कहते हैं इसे, है ना। ये इस तरीके का काव्य ही होता है, और ये बताता है कि हमारे जो महाराज हैं वो कितने महान हैं। बट वास्तविकता जो है वो इससे थोड़ी सी कम ही होती है। तो ये मान लेना तो बहुत बड़ी बात होगी, अगर इतना बड़ा रूल होता तो हम इसे एमपी की हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे होते, इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ रहे होते, राइट। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। बट अगर आप इंस्क्रिप्शन की सहायता लेके ये बोल रहे हैं, तो फिर ये डेफिनेटली हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं कि अबोना इंस्क्रिप्शन के अनुसार इनका जो रोल था वो वेस्टर्न से ईस्टर्न ओशन तक हुआ करता था। तो फिर वो चीज जो है ना, वो फिर एग्जामिनर वहां पे उसे काट नहीं सकता, है ना। फिर आप उसका मैप भी बना के आ जाएंगे साइड में, तो वो भी नहीं काट सकता वो, है ना। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन जो है, आप यहाँ पे किसी भी एक इंस्क्रिप्शन का नाम लिख दें, तो वो चीज जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। His empire likely stretched from Malwa in north to northern Maharashtra in south. Now this is what the reality is. ये हमें इस बात से मालूम पड़ता है कि सिक्के कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। सिक्के जो है ना वो बड़ी शानदार चीज होती है। देखिए, कोई भी साम्राज्य है, अगर आपको मालूम करना है कि इसका जो रूल है वो कहाँ से कहाँ तक रहा है, तो आपको कुछ चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी कि सबसे पहली चीज, इनके सिक्के कहाँ से मिल रहे हैं। अब देखिए, अगर मंडला से सिक्के मिले हैं इनके, तो फिर तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मंडला में इनका शासन था। मालवा से सिक्के मिले हैं, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इनका शासन था। वहां से अगर अभिलेख मिल रहे हैं, इनके इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, तो भी आपको मानना पड़ेगा, राइट। तो हिस्ट्री में इसीलिए कॉइनेज और इंस्क्रिप्शंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जहां जहां से सिक्के मिलेंगे, जहां जहां से अभिलेख मिलेंगे, वहां वहां तक आप ये कॉन्क्रीटली कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे इस किंगडम का रूल था। उसके अलावा बिल्डिंग्स जो हैं, देखिए, वो आपको जो सिटी सेंटर से वहां पे तो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, पर हो सकता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे आपको बिल्डिंग ना देखने को मिले। तो इसलिए बिल्डिंग्स जो है या आर्किटेक्चर है वो इतना बड़ा रीजन नहीं हो सकता किसी डायनेस्टी के एक्सपांशन को समझने के लिए। बट कॉइनेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दे डेफिनेटली प्ले अ बिग रोल। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या कहा गया है, वो एक बार आप उसे डाउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन में कहा गया है कि उनका रूल जो है वो ईस्टर्न से वेस्टर्न ओशन के बीच में था, जो कि बात हजम नहीं होती है। बट कहाँ से वो इंस्क्रिप्शन मिला है, उससे ये बात काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो बाय दैट वे वी कैन सी दैट मालवा से लेके जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र का रीजन है साउथ में, वहां तक इनका रूल था, जो कि हमने स्टार्टिंग में मैप जो ड्रॉ किया था वो उससे ही मिलता जुलता है। लाइक हिज फादर, ही वॉज ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ शिवा। ओके, परम महेश्वर के पुजारी थे ये। और उसके अलावा जो संखेड़ा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, वो इनकी बहुत सारी जो इनकी विक्ट्रीज हैं उनके बारे में बात करता है। ओके, अब बात करते हैं बुद्धराज के बारे में। सो बुद्धराज वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। वह लास्ट, आखिरी क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि बुद्धराज के समय पे चालुक्य एक रूलर थे जिनका नाम था मंगलेश। चालुक्य ऑफ बादामी ब्रांच के थे ये। और मंगलेश का अटैक जो है वो माना जाता है कि बुद्धराज को फेस करना पड़ता है अराउंड 601 एडी, 601 एडी के लगभग। इसी के बाद माना जाता है कि पुलकेशिन टू का भी अटैक होता है जो इन्होंने फेस किया है। और इस सबके कारण आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस ब्रांच को माइग्रेट करना पड़ता है। ये जो महिष्मती की ब्रांच है, यही माइग्रेट होके कहाँ जा रही है? त्रिपुरी के रीजन में, चेदी देश में। अब ये ब्रांच जो है वो प्रवेश कर रही है। और हालांकि ये कोलैप्स जो था, ये जो डिक्लाइन था महिष्मती ब्रांच का, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं था। बिकॉज यू विल सी दैट अराउंड 601 एडी बुधराज का जब यहाँ पे टेन्योर स्टार्ट होता है 600 ईस्वी में, तो एक साल के बाद ही यहाँ पर इन्हें अटैक जो है वो देखने को मिल जाएगा, इनके ऊपर अटैक हो जाएगा मंगलेश का। और उसके बाद आपको सक्सेसिवली देखने को मिलेगा कि इन्होंने काफी ज्यादा कोशिश करी है कि अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो वापस जमा पाए, राइट। मालवा को यहाँ पे इन्होंने वापस रिकैप्चर किया 608 में। उसके बाद इनके विलेज ग्रांट जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये। हम देख लेते हैं जो फैक्चुअल चीजें पीछे यहाँ पर हमारे लिखी हुई हैं। लाइक ही स्टार्टेड द रूल इन 600 एडी, बुधराज की बात हो रही है यहाँ पर। और शंकरगण के पुत्र थे ये। चालुक्य के जो बादामी की चालुक्य शाखा जो थी, वहां पर जो मंगलेश थे, उन्होंने अटैक किया कल्चरी किंगडम के ऊपर।
और इन्वेजन के बावजूद बुधराज ने अपना जो स्ट्रांग होल्ड था वो बरकरार रखा। 609 से 610 ईस्वी के जो अभिलेख हैं वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। वर्ण्य विदिशा का जो अभिलेख है, यहाँ पे आप देखेंगे कि विलेज ग्रांट की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। लाइकली टुक कंट्रोल ऑफ मालवा इन 608 एडी, 608 ईस्वी में इन्होंने मालवा का कंट्रोल भी वापस ले लिया। बट माना जाता है कि ये अपनी सोवेनिटी जो थे, जो इनकी संप्रभुता थी, वो इन्होंने खो दी बाय द अटैक्स ऑफ मंगलेश एंड पुलकेशिन टू। ओके, उसके बाद इनके जो कॉइन्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। विष्णु कुंडी टाइप ऑफ कॉइन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज द विष्णु कुंडी टाइप ऑफ कॉइन जो कि इनके द्वारा चलाया गया था। और यस, प्रेडिसेप्स की तरह ये भी शिव भक्त थे, परम महेश्वर की पूजा ये भी करते थे। ओके, तो दिस वाज अबाउट द महिष्मती ब्रांच। अब हम बात करते हैं कलचुरी ब्रांच के बारे में, आई मीन त्रिपुरी ब्रांच के बारे में। तो कलचुरी जो त्रिपुरी के हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका टेन्योर जो है वो 7वीं से 13वीं शताब्दी तक रहेगा। जैसे ही वहां पे डिक्लाइन होता है वैसे ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है ये डायनेस्टी। और इसका जो रीजन है, ये आपको लगभग लगभग ये वाला रीजन जो है, इसकी बात हो रही है, चेरी देश की बात हो रही है अभी, राइट। और यहाँ पर जो सेंटर है वो क्या है, वो है जबलपुर। जबलपुर में त्रिपुरी का जो रीजन है वो इन्होंने सेंटर बनाया, वो इन्होंने कैपिटल बनाया, और यहीं से इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। ये डायनेस्टी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू द महेश्वर की जो डायनेस्टी थी, जो माहिष्मती ब्रांच थी। वहां पे आप देखेंगे कि उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्ट जो है वो देखने को मिल रही है, यहाँ पे लिटरेचर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो कॉमर्स है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, राइट। आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके जो टाइज हैं वो किस तरीके से उस समय की भारत की सबसे जो शक्तिशाली ताकतें थी उनके साथ में होते हैं। वो कभी प्रतिहारों के साथ में अलायंस कर रहे होते हैं, कभी वो जो चंदेल से उनके साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस कर रहे होते हैं, राष्ट्रकूटों के साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायनेस्टी। दे रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 7th to 13th सेंचुरी। को रीजन वॉज चेदी। दाहर मंडला का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर इनका मुख्य क्षेत्र था, और राजधानी थी त्रिपुरी। आफ्टर द इन्वेजन कल्चुरीज एस्टेब्लिश्ड त्रिपुरी एज कैपिटल ऑफ चेदी स्टेट। द कल्चुरी चेदी पीरियड मार्क्ड अ गोल्डन एज फॉर एज लिटरेचर एंड सॉरी आर्ट लिटरेचर एंड ट्रेड। हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर किन किन अभिलेखों से प्राप्त होती है, सागर अभिलेख, छोटी देवरी का अभिलेख और कालितलाई अभिलेख। ये तीन इंस्क्रिप्शंस जो है वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट द त्रिपुरी के जो कल्चरी हैं, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट द कल्चरीज ऑफ त्रिपुरी। दिस इज द लिस्ट ऑफ रूलर्स। शासकों की जो सूची है वो तो बहुत बड़ी है कल्चरी वंश की जब हम बात करते हैं, लेकिन सारे शासक जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण है नहीं। बहुत सारे जो रूलर्स आप देखेंगे तो उनका या तो बहुत कम टेन्योर रहेगा या बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो हम विस्तार में पढ़ेंगे। बाकी के जो रूलर्स हैं उनके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। वामराज देव जो है ये यहाँ पर अर्लीस्ट नोन रूलर है। उसके अलावा कोकल वन जो है ये यहाँ पर फाउंडर माने जाते हैं, रियल फाउंडर इनको ही मानते हैं, है ना। जैसे कि वामराज का भी आपको नाम देखने को मिलेगा, वामराज या वापराज एक ही है वो, ठीक है। उसके अलावा शंकरगण प्रथम है, फिर उसके बाद लक्ष्मण राज है प्रथम, है ना। आपको शंकरगण द्वितीय, शंकरगण तृतीय भी देखने को मिलेंगे। तो शंकरगण जो है वो तो काफी ज्यादा ओवर यूज नाम रहा है इस डायनेस्टी का। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं तो यहाँ पर कोकल आप देख सकते हैं, युवराज वन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ओके। युवराज देव टू भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, गंगे देव, कर्णदेव। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, राइट। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको कि पहले राष्ट्रकूट फ्यूडेटरी बनेंगे ये ड्यूरिंग द रूल ऑफ लक्ष्मण राज वन। लक्ष्मण राज प्रथम का जब शासनकाल आता है तो उस समय पे ये गोविंद थ्री यहाँ पर अटैक करेंगे,
और गोविंद III के अटैक के बाद दे विल एक्सेप्ट द स्यूजेरिनिटी ऑफ राष्ट्रकूटास, मतलब कि ये अधीनस्थ हो जाएंगे राष्ट्रकूटों के। उसके बाद कोकल के समय आप देखेंगे कि ये प्रतिहारों को एक्सेप्ट कर लेंगे एज द फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है, प्रतिहारों को सर्व करने लग जाएंगे और ये युवराज देव तक चलेगा ये किस्सा। उसके बाद युवराज देव जो है ये फाइनली यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट रूल ही रहा है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि एट समटाइम्स दे विल बिकम अ फ्यूडेटरी ऑफ परमार, समटाइम्स दे विल बिकम अ फ्यूडेटरी ऑफ प्रतिहार। तो ये यहाँ पर किस्सा जो है वो चलता रहा है, बट उसके बाद से आप देखेंगे कि युवराज देव का जो रूल था वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। गंगे देव और लक्ष्मीकर्ण के टाइम पे और ज्यादा पीक तक पहुंचता है ये किंगडम। तो लेट्स स्टार्ट विद वामराज देव या बापराज देव। वामराज देव की जब हम बात करते हैं तो ये त्रिपुरी ब्रांच के फाउंडर हैं, ओके, अर्लीस्ट नोन रूलर है। और इनकी जो जानकारी है वो हमें कौन से अभिलेख से मिलती है, ये हमें मिलती है सागर के अभिलेख से, सागर इंस्क्रिप्शन से। टाइटल जो है वो है परम भट्टारक महाराजाधिराज। बहुत ज्यादा हैवी टाइटल है ये, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर रहे होंगे ये। उसके अलावा परमेश्वर जो है उसकी भी उपाधि इनके द्वारा ग्रहण की गई थी। जो क्षेत्र माना जाता है वो माना जा रहा है कि सागर से लेके जबलपुर का जो रीजन है वो उस पर ये रूल कर रहे हैं वामराज देव। इतनी ही जानकारी है इनके बारे में प्रमुख, और बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद शंकरगण की बात करेंगे हम। तो शंकरगण की जब हम बात करते हैं तो वामराज के सक्सेसर थे ये। और दो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो इनके मिल रहे हैं सागर से और छोटी देवरी से, राइट। पॉसिबली ये या तो इनके बेटे थे या इनके भाई थे, बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है शंकरगण के बारे में। और जब जानकारी उपलब्ध नहीं है तो मैं भी आपको इसके अतिरिक्त कोई जानकारी जो है वो नहीं दे पाऊंगा, राइट। बट आंसर यदि पूछा जाता है, मतलब कि अगर मेंस में पूछा जाता है कि किस तरीके से इसको फ्रेम करना है, तो एक तो लाइन यही हो जाएगी दैट ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द त्रिपुरी ब्रांच ऑफ कल्चरीज। उसके बाद जो दूसरी लाइन होगी वो आप लिख सकते हैं कि इन्होंने किसको सक्सीड किया था, वामराज देव को सक्सीड किया था। तीसरी लाइन जो होगी वो ये होगी कि इनके जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है सागर और छोटी देवरी के इंस्क्रिप्शंस, ओके। इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर फ्रेमिंग जो है वो खुद से भी कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कई बार हमारे पास में नहीं होती है, पर 2 मार्क्स में तो आप हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो पूछ ली जाती हैं रैंडमली। तो उसे इस तरीके से ही आपको डील करना होगा, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर सवाल जो आपसे पूछा जाए उसके बारे में आपको पहले से बहुत ज्यादा जानकारी हो, पर उसे डील करना उस समय पे इंटेलिजेंस के साथ में, वही एक आर्ट है, राइट। अब हम बात करते हैं लक्ष्मण राज प्रथम की। तो लक्ष्मण राज प्रथम के जो राजा हम देखते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज दैट शंकरगण के टेन्योर के बाद से हिस्ट्री जो है वो काफी अनक्लियर है। बहुत सारे आपको डिफरेंट रूलर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और हिस्ट्री बहुत ज्यादा क्लियरली डॉक्यूमेंट नहीं की गई है। बट लक्ष्मण राज जो है ये उसके बाद एक प्रोमिनेंट रूलर पता होते हैं हमें, और इसलिए हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। तो लक्ष्मण राज वन in the 9th century we will see that there is a ruler named Lakshman Raj I। कादितलय अभिलेख जो है वो इनका मिलता है इन द मुड़वारा तहसील ऑफ कटनी। कटनी में इनका जो कादितलय अभिलेख है उससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। डाहल जो है वो कैप्चर कर लिया गया था बाय राजपूत रूलर गोविंद III। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गोविंद III जो है, जो कि राजपूत शासक थे, उनके द्वारा अटैक किया जाता है लक्ष्मण राज प्रथम पर। और उसके बाद लक्ष्मण राज जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं विद द राष्ट्रकूटास। ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे द फ्यूडल रूल ऑफ द, मतलब ये अपनी जो लॉर्डशिप है ये किसे दे देंगे, ये दे देंगे टू द गोविंद III। आफ्टर विच कल्चरीज सबमिटेड टू राष्ट्रकूटा एंड एक्सेप्टेड देयर अथॉरिटी। दाहल कल्चरी नियंत्रण में था और कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों की सत्ता स्वीकार इन्होंने कर ली। कारितलई अभिलेख जो है वो अमोघवंश को यहाँ पर प्रेज करेगा, उनकी प्रशंसा करेगा। एंड रेफरेंसेस लक्ष्मी एंड रेफरेंसेस लक्ष्मण राज, तो मतलब लक्ष्मण राज का नाम भी है उसमें क्लियरली। और वहां पर किसकी प्रशंसा की जा रही है, अमोघवंश की। तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इनका अब एक बॉस आ गया है जिसकी इन्हें यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो फ्यूडल लॉर्डशिप है वो और ज्यादा क्लियर हो जाती है यहाँ पे राष्ट्रकूटों की। Then we will see that Kalcharis and Rashtrakuta later developed close family and marital ties.
तो इनके यहाँ पर पारिवारिक और वैवाहिक संबंध जो है वो भी स्थापित हो जाते हैं। और कल्चुरीज ने उसके बाद राष्ट्रकूटों को उनके बहुत सारे कैंपेन्स में, कॉन्क्वेस्ट में और इंटरनल पॉलिटिक्स में भी सपोर्ट किया है। तो ये था लक्ष्मण राज के बारे में। अब हम बात करते हैं कोकल प्रथम के बारे में। तो भाई कोकल प्रथम जो है ही इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, राइट। इनफैक्ट जो रियल फाउंडर है वो भी कोकल वन को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम वो भी देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है ये हर जगह इन्वॉल्व है। अब डायनेस्टी का नाम लीजिए उस समय की भारत की, एंड यू विल फाइंड कोकल वन देयर। ओके, देखते हैं कब से कब तक रूल रहा है। 850 से 890 एडी तक, लाइकली द सन ऑफ लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज के पुत्र थे ये। और इनका रूल जो है वो कब तक रहा है, 850 से 890 ईस्वी का, जो कि 40 साल का रूल है, विच इज अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है ये, राइट। दे विल अलाइन विद गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के साथ में ये शामिल हो जाते हैं, उनके साथ में गठबंधन कर लेते हैं, है ना। और इनके जो पुत्र थे वो रतनपुरा शाखा, हमने ऑलरेडी यहाँ पर बाहर बात करी थी कि रतनपुरा ब्रांच थी छत्तीसगढ़ में, तो कोकल वन के एक सन है वो ही यहाँ पे रत्नपुरा शाखा की स्थापना करते हैं। और इन्होंने स्वयं चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से विवाह किया। तो पहला यहाँ पर मैरिटल अलायंस जो है वो किसके साथ में हो गया, विद चंदेल। ठीक है, पहला मैरिटल अलायंस है ये। नट्टा देवी के साथ में विवाह किया, चंदेल प्रिंसेस थी। उसके बाद इनकी जो बेटी थी, डॉटर जो है, उसकी शादी किससे करवा दी इन्होंने, कृष्ण द्वितीय से, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये राष्ट्रकूट वंश के। कृष्ण टू से शादी जो है वो किसकी करवा दी, डॉटर की। तो दूसरा लाइन जो है वो किसके साथ में हो गया, राष्ट्रकूटों के साथ में। अच्छा, राष्ट्रकूटों के साथ में पहली बार नहीं है जो यहाँ पे मैरिटल अलायंस जो एस्टेब्लिश किया जा रहा है, लक्ष्मण राज के समय पे भी एक मैरिटल अलायंस हुआ है राष्ट्रकूटों के साथ में। बट हियर यू विल सी कि इन्होंने स्वयं जो है वो सबसे पहले अलाइन कर जाते हैं गुर्जर प्रतिहारों के साथ में, राइट। तो गुर्जर प्रतिहारों को तो फ्यूडल लॉर्डशिप ही दे दी है। उसके बाद चंदेल प्रिंसेस से खुद शादी कर ली, राजपूतों को बेटी दे दी। ओके, कॉन्कर्ड द टेरिटरीज एंड इरेक्टेड टू विक्ट्री पिलर्स, दो इनके विक्ट्री पिलर्स हैं जिनके नाम आपको अलग अलग मिलते हैं, कृष्ण और भोजदेव, राइट। ये इनके विक्ट्री पिलर्स थे, विजय स्तंभ थे ये, जो इन्होंने अलग अलग विक्ट्रीज में जीत कर उसके बाद बनवाए थे। उसके बाद अब ये असाइलम दे रहे हैं, इन्होंने आश्रय दिया है किन किन राजाओं को, महान राजा भोज को, वल्लभ राज को, श्री हर्ष को और कृष्ण राज को। तो ये यहाँ पर किसके साथ में अलायंस होता हुआ दिख रहा है हमें, ये परमार्थ के साथ में भी अलायंस होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से इंसान जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जैसे समाज में भी देखते हैं ना कि कई बार जब कोई व्यक्ति जो है जो जो नेता नगरी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है तो वो इनके साथ में संबंध बनाता है ना। जो भी बड़े बड़े हैं आसपास प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं जो नेता हैं, उनके साथ में संबंध बनाता है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर कोकल प्रथम के द्वारा भी किया जा रहा है। और सामने वाला व्यक्ति भी तब तक ही आपको तभी आपको एंटरटेन करेगा जब आप में कुछ बात होगी। तो डेफिनेटली कोकल प्रथम में वो बात तो थी, तभी वो यहाँ पर विक्ट्रीज जो है वो हासिल कर रहे हैं, तभी वो पिलर बनवा पा रहे हैं। असिस्टेड सन इन लॉ कृष्ण टू, इनके जो दामाद थे, हमने अभी देखा कि इनकी पुत्री का विवाह जो है वो कृष्ण टू के साथ में किया था जो कि राजपूत रूलर से। तो उन्हें इन्होंने सपोर्ट भी किया है अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्यन किंग विजयादित्य। तो चालुक्य एक दूसरे शासक थे विजयादित्य, उनके विरुद्ध इन्होंने सपोर्ट किया है अपने दामाद को जिनका नाम था कृष्ण टू ऑफ द राजपूता डायनेस्टी। conquered treasurers, horses and elephants erected a victory pillar, हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, है ना, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता ये पॉइंट। बट ये जो है ये पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता था, और मैं आपको खास तौर पर दिखाना चाहता था ये कि किस तरीके से इन्होंने उस समय की मेजर पावर्स के साथ में सही समय पर गठबंधन किए हैं, अलग अलग तौर पे अलग अलग तरीके से, और स्वयं का जो उद्देश्य है वो हासिल किया है। उद्देश्य क्या था, टू मेक कल्चरी अ पैन इंडिया पावर, है ना। एक मतलब बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे कल्चरीज को, जिसका उस समय की जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, और इसलिए ये संबंध जो है वो इन सारे किंगडम्स के साथ में कर रहे हैं। देन वी विल टॉक अबाउट शंकरगण टू एंड बालहर्ष। तो शंकरगण फिर से एक प्रसिद्ध शासक हैं, शंकरगण द्वितीय।
इनके बारे में हम देखें तो इनके मुख्य कार्यों में एक था मैरिटल अलायंस विद राष्ट्रकूटा। इन्होंने अपनी पुत्री की शादी जो है वो राष्ट्रकूट रूलर से करवाई थी, जिनका नाम था जगततुंग। जगततुंग वॉज द नेम ऑफ राष्ट्रकूट रूलर, और इनकी बेटी का नाम था गोविंदाम्बा। ओके, ये एक मैरिटल अलायंस इनके द्वारा करवाया गया। उसके अलावा दक्षिण कौशल के जो रूलर थे विक्रमादित्य वन जयमेरु, उन्हें इनके द्वारा डिफीट किया गया था। दिस वाज अनदर विक्ट्री बाय हिम। उसके अलावा और भी बहुत सारी, क्योंकि इनके जो इंस्क्रिप्शन हैं उसमें आप देखेंगे कि काफी ज्यादा प्रशस्ति जो है वो इनके द्वारा इनके बारे में कही गई है। लाइक मलय जो माउंटेन्स हैं वो तक वहां तक कैप्चर कर लिया था, राइट। तो बहुत सारी बातें हैं। टाइटल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके टाइटल्स देख लेते हैं। सन ऑफ कोकल वन, अडॉप्टेड टाइटल्स मुग्धतुंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। प्रसिद्ध धवल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइटल। और रण विग्रह, ये तीनों टाइटल जो हैं ये आपको याद कर लेने हैं, है ना। प्रसिद्ध धवल और रण विग्रह ये तो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपसे, राइट। मैरिड द डॉटर्स लक्ष्मी एंड गोविंदाम्बा, ये दो इनकी बेटियां थी। इनकी शादी इन्होंने करवाई है राष्ट्रकूट राजा जगततुंग से। और फिर इन्होंने दक्षिण कौशल के जो रूलर हैं विक्रमादित्य वन जयमेरु, उन्हें भी डिफीट किया है। बाल हर्ष में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं है। लक्ष्मीकर्ण के वाराणसी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में आपको इनका वर्णन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, और इनकी प्रशंसा जो है वो वहां पे की गई है, बट उससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं मिलती है। ही वाज सक्सीड बाय हिज यंगर ब्रदर युवराज देव आफ्टर हिज डेथ। युवराज देव अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। युवराज देव वन और टू दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। तो युवराज देव वन का जो टेन्योर है वो रहेगा 915 से 945 ईस्वी तक का। टेन्योर आपको याद कर लेना है इनका। उसके अलावा इनका जो टाइटल है वो ये है केयुर वर्ष और कर्पूर वर्ष, ठीक है। या तो केयुर वर्ष था या कर्पूर वर्ष था, दिस वाज द टाइटल। और उसके अलावा इन्होंने परमेश्वर और चक्रवर्ती जैसी जो उपाधियां हैं वो भी ली थी, जो कि दिखाता है कि ये इनका शासनकाल जो था वो कितना मजबूत था, वो कितना प्रभावशाली था। इसके अलावा इन्हें विद्याशाल भंजिका, जो कि यहाँ पर राजशेखर की का कंपोजिशन है, उसमें इन्हें त्रिकलिंगाधिपति भी कहा गया है, पॉसिबली क्योंकि उन्होंने कलिंग का जो रीजन है वो कैप्चर किया होगा, हो सकता है वो रीजन हो। तो त्रिकलिंगाधिपति के नाम से भी इनका वर्णन जो है वो हमें मिलता है विद्याशाल भंजिका में। ओके, दिस इज द सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो इनके द्वारा किया गया है, इट वाज द इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रतिहारास। क्यों भाई, प्रतिहार से कैसे इंडिपेंडेंस इन्होंने पाली? क्योंकि इन्होंने हरा दिया गुर्जर प्रतिहार शासक माहीपाल को। माहीपाल तो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, राइट। और उसी के बाद कहा जाता है कि युवराज वन के कोर्ट में यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि जो राजशेखर है संस्कृत पोइट, वो भी वहां इसके बाद ही आ जाएंगे, क्योंकि पहले महिपाल के कोर्ट में थे राजशेखर, और राजशेखर उसके बाद क्योंकि हरा दिया महिपाल को तो फिर वो आ गए इनके कोर्ट में, ठीक है। सो ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रतिहारास बाय डिफीटिंग गुर्जर प्रतिहार रूलर महिपाल। उनके जो पुत्र हैं लक्ष्मण राज द्वितीय, उनका जो कालितलाई में अभिलेख मिलता है ना, वो नोट करता है युवराज देव की विक्ट्रीज ओवर डिफरेंट किंगडम्स, है ना। अलग अलग जो साम्राज्य हैं, जैसे कि गौड़ा जो हैं या कौशल हैं या दूसरे अन्य जो है यहाँ पर साम्राज्य दक्षिण भारत के, उसमें आप देखेंगे कि उनका भी काफी यहाँ पर जिक्र मिलता है कि इन्होंने इन सबको हराया है। बिल्हारी अभिलेख से भी हमें और ज्यादा जानकारी मिलती है कैंपेन्स की। कहाँ कहाँ कैंपेन्स किए इन्होंने? बंगाल में किए हैं, कर्नाटक में किए हैं, गुजरात में किए हैं, कश्मीर में किए हैं, उड़ीसा में किए हैं। मतलब कि समस्त भारत में इस शासक के द्वारा कैंपेन्स जो है वो किए गए हैं भाई, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक। और आप देखेंगे कि बंगाल से लेकर गुजरात तक, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक। तो आप देखें उस समय का जो आर्यवर्त का जो रीजन था वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है इस तरीके से। ही सक्सेसफुली फॉट द सोमवंशी करके एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके रूलर थे जिनका नाम था महाशिव गुप्त ययति प्रथम, उन्हें इनके द्वारा हरा दिया गया है, ययति डायनेस्टी को हराया गया है। उसके अलावा टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रीन ही वाज डिफीटेड बाय चंदेल रूलर यशोवर्मन। यशोवर्मन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, पढ़ेंगे हम इनके बारे में भी जब हम चंदेलों को विस्तार से पढ़ेंगे, राइट। तो यशोवर्मन ने फिर उसके बाद इन्हें फाइनली हराया, और उसके बाद इनका जो रीन है वो खत्म होता है इनके द्वारा। दो, अगर हम आर्ट और लिटरेचर के फील्ड में देखें तो सबसे पहली चीज 64 योगिनी का टेम्पल जो है, जो हमें भेड़ाघाट में देखने को मिलता है, वो इनके द्वारा बनवाया गया है। 64 योगिनी का टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है।
और उसके अलावा राजशेखर जो संस्कृत पोएट थे वो भी इनके कोर्ट में आके सर्व करते हैं, राइट। एज वी नो कि इन्होंने माहीपाल प्रथम को हराया और उसके बाद माहीपाल के कोर्ट से राजशेखर जो है वो कलचुरी कोर्ट में आ जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सोर्सेस पर मिलती नहीं है, राइट। अगर आप देखेंगे तो राजशेखर के बारे में अक्सर यही कहा जाएगा कि इन्होंने सिर्फ प्रतिहारों के कोर्ट में सर्व किया है, बट ये बात गलत है, इन्होंने कलचुरी किंगडम में भी सर्व किया है, उनके दरबार में भी थे ये। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर। इसका अभी फर्स्ट पार्ट है ये, अगला पार्ट भी आएगा, वहां पे लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ी डायनेस्टी है तो हमें इसे 2 पार्ट्स में लाना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन हिट कर दें ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आ जाएं और अगला लेक्चर भी आप समय पर देख पाएं। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।